बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये बेसिकली लेवल 6 डिप्लोमा के हवाले से जो हमारी सीरीज़ है कंप्लीट लेक्चर्स की 22 लेक्चर्स की, उसमें ये 7th लेक्चर है जो कि आज कंप्लीटली रिकॉर्ड होगा। और इससे पहले इसके जो 6 लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम इसका यूनिट नंबर 2 का एलिमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल ये यूनिट जो है वो यूनिट 7 है इस पूरे लेवल 6 ऑथम क्वालिफिकेशन का। इससे पहले जो लास्ट एलिमेंट हमने एलिमेंट 1 डिस्कस किया, उसका बेसिकली फोकस था आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट पे हैजर्डस सब्सटेंसेस के। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हमने कुछ इनिशियल या आप कह सकते हैं इंटरम कंट्रोल्स के बारे में बात की थी। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हैजर्डस सब्सटेंस को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है किसी भी वर्क प्लेस के अंदर। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है हैजर्डस सब्सटेंस मॉनिटरिंग के ऐसे तमाम तर सब्सटेंस जो खदशे से भरपूर हैं या जिनसे कोई भी रिस्क है या कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस मौजूद हैं, हमने उनको मॉनिटर कैसे करना है और उस मॉनिटरिंग के अलावा हम उनके ऊपर कंट्रोल किस तरह से पाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मॉनिटरिंग को विद रिस्पेक्ट टू केमिकल हैजर्ड या बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे। तो मॉनिटरिंग मींस मेजरिंग वर्कर्स एक्सपोजर टू नेम्ड सब्सटेंसेस। आपने क्या करना होता है, हमने मॉनिटर करना है। हमने क्या चीज़ मॉनिटर करनी है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनसे कोई भी वर्कर एक्सपोज किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब जिस तरह एक्सपोजर में भी इनहेलेशन हो सकती है, स्किन कांटेक्ट हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलोइंग हो सकती है, और उसके अलावा आपके पास जो है इंजेक्शन के नतीजे में भी हो सकता है। तो हमने ये चीज़ मॉनिटर करनी है कि कोई भी ऐसा हैजर्डस सब्सटेंस जो है वो वर्कर के साथ किस तरह से इंटरेक्शन में है या वो किस तरह से वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है। देन पर्सनल मॉनिटरिंग असेसेस अ पर्सनस एक्सपोजर्स। अब जो पर्सनल मॉनिटरिंग होती है वो असेस कौन करता है जी, पर्सनस का। उसका मकसद ये होता है कि पर्सनल मॉनिटरिंग में उसके बाद डोसीमीटर है या दूसरा कोई मीटर है जिससे वो कोई भी चीज़ वहाँ पर मेजर कर रहा है, तो उसको वो पर्सनस एक्सपोजर में हम कंसिडर करेंगे। अदर सैम्पलिंग इज यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर। तो इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो इंटरम कंट्रोल्स अप्लाई किए गए थे या इनिशियल कंट्रोल्स जो अप्लाई किए गए थे वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनको सामने रखते हुए हम किस तरह के मजीद कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमें मदद देंगे। अब मॉनिटरिंग क्यों रिक्वायर्ड है, हमें मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होने की वजह क्या है कि हम क्यों हैजर्डस सब्सटेंस की जो एक्सपोजर है उसको मॉनिटर करते हैं। तो पहला पॉइंट, टू हेल्प सेलेक्ट द राइट कंट्रोल। तो इससे हमें मदद किस बात में मिलती है कि जब तक हम मॉनिटर नहीं करेंगे हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या जो पहले से कंट्रोल्स मौजूद है वो कितने इफेक्टिव हैं और अब की बार हम कौन से कंट्रोल मेजर्स मजीद इजाफा कर सकते हैं जिनकी मदद से हम इस काबिल होंगे कि हम कुल्ली तौर पर फुली जो है इसके ऊपर काबू पा सकें कि उसके जो एक्सपोजर के नतीजे में डिजीजेज हो सकती हैं, इंजरीज हो सकती हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सके। टू हेल्प सेलेक्ट द राइट कंट्रोल वेयर सब्सटेंसेस प्रेजेंट अ सीरियस हेल्थ रिस्क। तो हमें ये भी चेकआउट करना पड़ता है कि कहीं बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सब्सटेंस बहुत कम आपका अगर होगा क्वांटिटी वाइज, बावजूद इसके वो आपको नुकसान बड़े पैमाने पर दे सकता है। तो हमें इस वजह से मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि कहीं एक्सपोजर सडन ना हो, और सडन एक्सपोजर में एक अगर
इवन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस जो इनहेल हो जाती है या किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर लेती है ह्यूमन के साथ, तो उसके नतायज क्या हो सकते हैं और उनसे हमने कैसे बचना है। तो वो चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि हमारे कंट्रोल में ये काम कर रहे हैं और ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, तो हमें मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। टू चेक दैट एक्सपोजर लिमिट्स आर नॉट एक्सीडेड एंड योर कंट्रोल मेजर्स वर्क वेल इनफ। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपकी जो एक्सपोजर लिमिट है, हम पहले ही बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट एलिमेंट में, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, जो कि हर कंट्री की अपनी होती है, जैसा वेल है, पेल है और इस तरह की तमाम तर चीज़ें। तो वो मेक श्योर किया जाता है मॉनिटरिंग के अमल के दौरान कि जो एक्सपोजर लिमिट्स दी गई हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की बात करेंगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं, तो मॉनिटरिंग का पर्पज़ ये भी होता है कि जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है वो एक्सीड ना करें जो लिमिट्स वहाँ पर अलाउ की गई हैं। टू हेल्प चूज द राइट अमाउंट ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, इससे मदद मिलती है कि जो रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है कि आपका वर्कर जो उस वर्क प्लेस के अंदर मौजूद है उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या उसको ज़ाती हिफाजत के, उसको सांस लेने के हवाले से क्या प्रोटेक्टिव जो है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, जिसको हम रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बोलते हैं या आरपी बोलते हैं, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो कौन सी उसके लिए सुइटेबल होगी। देन टू आइडेंटिफाई एंड नीड फॉर हेल्थ सर्वेलेंस, अब ये भी ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग का मकसद ये है कि हेल्थ सर्वेलेंस के लिए हम करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज़ हमें जो रिक्वायर्ड है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, तो वो हमें उसी सूरत में सामने आएगी, हम उसको उसी सूरत में काबू पा सकते हैं कि अगर वो चीज़ हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। When an inspector has issued an enforcement notice that requires you to monitor exposure, अब फिर आपको मॉनिटरिंग कब करनी पड़ती है, जब किसी ने इंस्पेक्टर ने, किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी के इंस्पेक्टर ने साइट को विजिट किया है और साइट को विजिट करने के बाद उसने इन्फोर्समेंट नोटिस दे दिया है, तो फिर ऐसी सूरत में भी आपको एक्सपोजर को मॉनिटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने निशानदेही की है किसी भी नॉन कन्फर्मिटी की, किसी भी ऐसी एक्टिविटी की जिसके नतीजे में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें उसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो इनहेलेशन का है और मोस्टली कंसीडर भी हम इसी को करते हैं, तो इसके लिए हमें जो मखसूस, जो स्पेसिफिक मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है उसको हम एयर मॉनिटरिंग बोलते हैं। एयर मॉनिटरिंग मेजर्स एक्सपोजर बाय इनहेलेशन। अब इसका मेन फोकस क्या है जी? ना ये इंजेक्शन पे फोकस कर रही है, ना ये एब्जॉर्प्शन पे फोकस कर रही है और ना ही ये इंजेक्शन पे फोकस कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन पे, सांस लेने के अमल के दौरान ये चेक कर रहे हैं कि वर्कर काम कर रहा है और सांस लेने के अमल के दौरान उसको कोई भी चीज दाखिल कितनी मिकदार में बॉडी में हो रही है। इनहेलेशन पे ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि बाकी एब्जॉर्प्शन वाला अगर किसी वर्कर ने पूरा बॉडी अपना डांपा हुआ है तो वो तो हो नहीं सकता। इंजेक्शन जब बॉडी कवर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव पहने हुए हैं, तो तब उसका भी चांस नहीं है। और इंजेक्शन इसलिए नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी वर्कर जो है वो फूड अपनी वर्क प्लेस के ऊपर नहीं ले रहा होता, वो कम अज कम वो जैसा भी हो बहुत कम ऐसा होता है कि वहीं पे ले ले, अदरवाइज वो देखते हुए फूड, अपना लंच ब्रेक्स, अपना डिनर ब्रेक जो भी उनका है वो अलग से करते हैं, हट के करते हैं एक जगह से जहां पर काम हो रहा है। तो इसलिए इनहेलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें वर्कर का एक्सपोजर है ही है। ठीक हो गया जी। देन पर्सनल सैंपल्स ओनली आर वैलिड फॉर अ कंपेयरिंग विद एक्सपोजर लिमिट। जो पर्सनल सैंपल्स होते हैं, जो हर किसी के डोसीमीटर से हम रीडिंग ले सकते हैं या एक इंडिविजुअल का क्या इंटरेक्शन हो सकता है, तो वो हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेटेड एवरेजेस से हम देखते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट 8 घंटे वाली लेते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट हम 15 मिनट की लेते हैं। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि पर्सनल सैंपल क्या है, तो वो फुल शिफ्ट 12 आवर्स एक्सपोजर शुड बी कंपेयर्ड विद 2/3 ऑफ द 8 आवर एक्सपोजर लिमिट
जिस तरह मैंने बताया आपको। देन एक्सपोजर्स एट रेस्ड प्रेशर एंड नीड एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टूड है। जब ये एक्सपोजर्स होते हैं तो इसके नतीजे में क्या है, जब बार बार एक्सपोजर्स हो रहे हैं या बार बार नहीं भी हो रहे और उसके बावजूद विद सम टाइम इंटरवल्स हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर हमें एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है कि हमने उस अमल को मेक श्योर कैसे करना है, हमने उस अमल को किस तरह से सेफ एंड सिक्योर करना है कि इनहेलेशन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। इनहेलेशन तो होगी लेकिन केमिकल, सांस तो उसमें लेना है लेकिन वो केमिकल्स या जो हैजरस सब्सटेंस है वो कोई भी वर्कर जो है वो इनहेल ना करें। देन जी बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग आ जाती है। अब हमने पहले जो डिस्कशन की थी वो हमारा फोकस था एयर मॉनिटरिंग के ऊपर, कि हम केमिकल्स की बात कर रहे थे कि वो किसी तरह किसी इंडिविजुअल, किसी वर्कर के सांस के जरिए इनहेलेशन के अमल के दौरान उसकी बॉडी में दाखिल ना हो। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग इज रेकमेंडेड इन केसेस वेयर, कहाँ कहाँ पे बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग हम करेंगे। एक्सपोजर्स कंट्रोल रिलाइज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ रेस्पिरेटर्स, अंडरस्टूड है कि जो कंट्रोल हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उन तमाम का दारो मदार है रेस्पिरेटर्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर। एक्सपोजर बाय द स्किन और इंजेक्शन कुड लीड टू एडवर्स हेल्थ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर इंजेक्शन हो जाए, ठीक है, खा गया या स्किन से, तो उसके एडवर्स हेल्थ इश्यूज इसलिए होते हैं कि वो आपकी बॉडी की ऊपर की तह को तो डिस्टर्ब करते हैं स्किन वाले केस में, लेकिन इंटरनली आपके ब्लड में जब शामिल हो जाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह इंजेक्शन के नतीजे में वो आपका स्टमक और इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं वो क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज अ मेजरेबल मेटाबोलाइट प्रेफरेबली इन यूरिन आर एक्सेल्ड ब्रीथ, मैंने आपको जिससे पहले बताया कि वो ब्लड में, वो यूरिन में और वो जो सांस है उसमें हमारे शामिल हो जाते हैं। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग नीड्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये होता है कि जब भी आप बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करने लगे हैं, किसी वर्कर का टेस्ट करने लगे हैं, यूरिन, ब्लड, सब कुछ, तो उसमें आप उसे कंसेंट लाजमी लेंगे, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी भी है कि वो इस तरह की टेस्टिंग करती है, सब कुछ करती है, बावजूद इसके वो उनसे कंसेंट लाजमन लेंगे। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग इज नेसेसरी फॉर वर्क विद लेड, ठीक हो गया जी। अब वो उसके अंदर हमें जो मॉनिटरिंग है वो काम के साथ हमें करनी पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट जी ग्रुप एक्टिविटी है, ये आपने सेम जिस तरह हम पहले कर रहे थे कि आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट बना के मेरे साथ शेयर करनी है। कहते हैं व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयर मॉनिटरिंग एंड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग, तो इसको आप डिस्कस करके, अब क्योंकि हमारा जो सेशन है ये रिकॉर्डेड चल रहा है, जब हमारा फिजिकल सेशन होता है या जूम क्लास के थ्रू होता है तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं चीज़ें, लेकिन अब इस सेशन के दौरान यही पॉसिबल है कि आप ये चीज़ करके मेरे साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। अब आगे जी मेजरमेंट मेथड्स, कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। हमने मॉनिटरिंग की बात की है कि मेजरिंग, मॉनिटरिंग और ये सारा कुछ, हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। सैम्पलिंग फॉर गैसेस एंड वेपर, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सैम्पलिंग डिवाइसेस फॉर गैसेस एंड वेपर, जो मैंने पहले बताया स्टेल और एलटेल जो है, हम वो टाइम लिमिट्स रख के डिवाइसेस वहाँ पे इंस्टॉल करके उनकी रेंज ले लेते हैं, एक्सपोजर ले लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम किन लिमिट्स पे काम कर रहे हैं और किस तरह से चल रहा है। शॉर्ट टर्म सैंपल्स इन्वॉल्व ड्राइंग एयर इनटू एन एवैक्यूएटेड कंटेमिनेटेड फ्री कंटेनर, अब ये शॉर्ट टर्म के लिए सैंपल ले रहे हैं। कंटेनर्स कंटेन मटेरियल डिजाइन टू चेंज कलर when they react to particular contaminants, this method is called colorimetry, ठीक है। colorimetry में क्या होता है कि आप कंटेनर के अंदर डिफरेंट डोजेस डालते हैं और उनके जो कलर्स चेंज होते हैं, कंटेमिनेशन जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके नतीजे में जो कलर सामने आते हैं तो उसकी मदद से ये चीज़ चेक की जाती है कि किस लिमिट तक ये चीज़ जा रही है और हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म सैंपल्स रिक्वायर मोर, अब जो कंटिन्यूस होंगे जैसा 8 आवर जैसे ज़्यादा, उसमें क्या होता है इलेबोरेट इक्विपमेंट, हमें फिर इक्विपमेंट उसके लिए अलग से रखनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि इक्विपमेंट भी किस हालत में हो ड्यूरिंग दिस मॉनिटरिंग,
या मेजरमेंट के अमल के दौरान किस हालत में ये हमारी इक्विपमेंट होनी चाहिए। देन सैंपल टाइम्स आर टिपिकली 15 to 30 मिनट्स पे डिपेंड करता है। पोर्टेबल डिवाइसेस गिव डायरेक्ट रीडिंग्स ऑफ सर्टेन गैसेस वेपर, बिल्कुल ये जो डोसीमीटर होते हैं, गीगामीटर वगैरह होते हैं, ये आपको एग्जैक्ट या मल्टीमीटर वगैरह होते हैं जो एक से ज़्यादा गैसेस का बताते हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपको फौरी रीडिंग्स दे देते हैं और आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं करना पड़ता। फिर आती है बात केमिकल एनालिसिस की, जिसमें प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन को सामने रखते हुए एनालिसिस करते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरह से एक्ट कर रही है, किस तरह से वो हावी आ सकती है, किस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती है। Many ways to identify a type of contaminant and to assess concentration. अब हमारे पास टाइप्स बहुत सारी हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कंटेमिनेंट क्या है और उसकी असेसमेंट करके कि कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में वो सराहियत कर जाएगा एयर के अंदर, तो हम उसको सामने रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल मेजर्स के ऊपर जा सकते हैं। द प्रॉपर मेथड डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल एंड कलेक्शन मेथड यूज्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो वेरी करेगी और उसकी कंपैटिबिलिटी जो है या उस मेथड की सिलेक्शन उसकी कंपैटिबिलिटी के ऊपर रिलाई करती है कि वो किस मटेरियल क्या है, मटेरियल की टाइप क्या है और ये आपका किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं या इसके रिएक्शन क्या आएंगे। Colorimetry methods cause a reactive material to produce a color. Then ion exchange methods separate elements by passing a sample through calibrated columns of eluting agents. ठीक है जी, वो ion exchange method में क्या होता है, separate element होते हैं, उनको separate elements जो हैं वो bypass कराए जाते हैं। कहाँ से? आपके मुख्तलिफ कैलिब्रेटेड कॉलम से, जिनमें एल्यूटिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जो उनकी शक्लें, उनकी हरकत व सकनात को सामने रखते हुए किसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं और हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा मेथड या कंट्रोल मेजर यहाँ पर अप्लाई करना है। ग्रेविमेट्रिक मेथड्स वेट द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कलेक्टेड आर द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन। ये ग्रेविमेट्रिक्स मेथड जो है ये वेट करता है कि कितनी मिकदार में कोई भी सब्सटेंस मौजूद है और जिस टाइम पे कलेक्ट किया गया, देन उसका प्रोडक्ट का रिएक्शन क्या हमारे पास आया। वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स इन्वॉल्व रिएक्शन विद डेफिनेट वॉल्यूम्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर रिएजेंट्स। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम से निकला है कि वॉल्यूम के एतबार से हम रिएक्शन का वेट करते हैं, किस तरह डिफरेंट जो सॉल्यूशंस और एजेंट्स के अंदर इन केमिकल्स को डाल के कि उनकी केमिकल बॉन्डिंग जब चेंज होगी वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और किन किन सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें केमिकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। देन जी कंटिन्यू करते हुए इसको अगली चीज़ है गैस क्रोमेटोग्राफी। measures the length of time materials take to pass through a column of detector material। अब डिटेक्टर मटेरियल से गुजारा जाता है और उसके अंदर मेक श्योर किया जाता है भाई कितनी टाइम लेंथ में इसने चेंज किया है, किन सर्कमस्टांसेस में इसने रिएक्ट करना शुरू किया है, तो उन लिमिट्स को फिर अप्लाई किया जाता है जब आप कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोड्यूसेस अ यूनिक स्पेक्ट्रम व्हेन अ बीम ऑफ एक्सरेज impinges on a crystalline sample। अब ये क्रिस्टलाइन सैंपल को सामने लेंगे किसी भी केमिकल के और उसके ऊपर एक्सरे इस जो है रेज गुजारेंगे, तो उसके ऊपर जो बीम पड़ेगा एक्सरे का, उसके नतीजे में हमें आइडिया होगा कि कोई भी चीज़ किस तरह से किस जगह पे बिहेव कर रही है। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी involves affecting a sample with carbon arc, infrared radiation, electron beams और high temperature flame। ये जितनी भी आपकी चीज़ें बेसिकली आती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में, उनको अप्लाई करके चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। ईच स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रम दैट गिव्स अ यूनिक सिग्नेचर फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। मतलब ये है कि वो जिस तरह से मटेरियल चेंज हो रहा है, जिस तरह से मटेरियल की नेचर चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से वो फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमने
इसके नतीजे में मॉनिटरिंग कर लिया हमने केमिकल एनालिसिस किया। केमिकल एनालिसिस के नतीजे में जो चीज़ हमारे सामने आई है उसको सामने रखते हुए फिर कंट्रोल मेजर की तरफ जो है मूव किया जाता है। देन सैम्पलिंग फॉर पार्टिकुलेट्स में भी लिक्विड्स और सॉलिड पार्टिकल से निकला है, और एक से ज्यादा पार्टिकल जब होंगे पार्टिकुलेट्स हम कहेंगे। वो क्या कह रहा है, पार्टिकुलेट्स में भी लिक्विड्स आर सॉलिड एंड मोस्ट ऑफन एयर पासेस थ्रू अ कलेक्शन डिवाइस टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ पार्टिकुलेट्स। कलेक्शन में इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन, इम्पैक्टर्स, इम्पेनेजर्स और अदर डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कलेक्शन करेंगे इन पार्टिकल्स की। देयर आर अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फिल्ट्रेशन डिवाइसेस फॉर एयर सैम्पलिंग। फिल्ट्रेशन डिवाइसेस मौजूद है, ठीक है, जिनसे हम फिल्टर कर सकते हैं एयर को। इम्पैक्टर्स इन्वॉल्व अ सडन चेंज इन डायरेक्शन फॉर एन एयर स्ट्रीम। वो इम्पैक्ट क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास वैसे भी इम्पैक्टर्स हम यूज करते हैं किसी भी प्रेशर वर्क के लिए, कंपैक्शन वगैरह के लिए, तो इम्पैक्टर्स यहाँ पे मुराद है कि वो सडन किसी भी डायरेक्शन को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। इम्पेनेजर्स मूव एयर थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग causing material to impinge on a plate। मतलब ये फोकस करवा देते हैं कि वो मटेरियल जो है एक प्लेट में या जिस तरफ उन्होंने टेस्टिंग करनी है, जिस चीज़ पर उन्होंने टेस्टिंग करनी है, तो ये तमाम तर चीज़ें उस तरफ मूव कर जाएं। और जिसके नतीजे में होगा क्या, होगा ये जब ये मूवमेंट हो जाएगी तो इसके नतीजे में वो हमारे डिजायर्ड जगह पे जब पहुंच जाएंगे तो एनालिसिस करने में, सैम्पलिंग करने में हमें मुआवनत देंगे, हमें मदद देंगे। Sampling for particulates, some other devices are centrifugal separators, वो अलग अलग करेंगे, जैसे electrostatic precipitators, particle sizers and counters, ये हम यूज करते हैं जिनकी मदद से हमें उनके साइज पार्टिकल्स के कितने हैं, क्या है, वो तमाम तर चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो हम एक जो रीजनेबल या कंपैटिबल या आप ये कह सकते हैं कि एक अप्रोप्रिएट मिकदार में, एक क्वांटिटी में चीज़ों को लेके चल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स कॉज एयर टू स्पिन, mass of particulates sends particulates outside of the rotating air column to collect or remove. Electrostatic respirators place a charge on particulates which move to collection surfaces with an opposite charge and lodge there. अब ये हमारे पास आ गया limitations of the monitoring process। के मॉनिटरिंग करना एक अच्छी, एक गुड प्रैक्टिस है, लेकिन बावजूद इसके मॉनिटरिंग हम करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ जगहों पर जाके आपकी जो मॉनिटरिंग है ये भी फेल हो जाती है, या अगर आप कहें कि फेल नहीं होगी तो इसके रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, या डाउट्स पैदा होंगे। तो इस तरह से कि इसके फ़वाइद भी हैं जिस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ जगहों पर आकर ये उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से इसको करना चाहिए। अब क्या है पहली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी ऑफ सैंपल टेकन। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं जो सैंपल की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सैंपल हम ले रहे हैं, आया ऐसा तो नहीं कि हम रेंडमली सैंपल चूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा वो सैंपल चूज कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छी हालत, एक अच्छी शक्ल में मौजूद है। तो सैंपलिंग के दौरान ये चांस हमेशा मौजूद रहता है कि सिलेक्शन के दौरान आपकी जो इक्विपमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, आपके सैंपल के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको देखते हैं हम। सिलेक्शन और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, पहला मसला क्या है जी कि जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए उसकी सिलेक्शन किस तरह है। बिफोर कैरिंग आउट अ सैंपलिंग स्ट्रेटजी फॉर एयरबोर्न कंटामिनेंट्स एंड इनिशियल अप्रेजल शुड कंसीडर। अब वो कह रहे हैं कि भाई जब आपने सैंपलिंग स्ट्रेटजी अपनानी है एयरबोर्न कंटामिनेंट्स के लिए, तो उससे पहले आपने इनिशियली एक अप्रेजल जो है वो देखना है, और उसके अंदर आपने कुछ चीजें कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करना है कि द सब्सटेंसेस व्हिच अकर एट द वर्कप्लेस, कि वो सब्सटेंसेस कौन से हैं जो वर्कप्लेस में मौजूद हैं। द एयरबोर्न नेचर ऑफ सब्सटेंसेस क्या है,
डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, एरोसोल, वेपर्स। मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है उसकी नेचर क्या है, तो ये अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये लिमिटेशन है कि आप टेस्ट कर रहे हैं डस्ट के लिए और वहां पर जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट, वो आप मिस्ट या फ्यूम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या वेपर के लिए, तो वो फिर उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी। हाउ हैजर्डस सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आर, कि हैजर्डस सब्सटेंसेस क्या हैं और उनके मिक्सचर क्या हैं, या वो मिक्सचर बनने पर किस तरह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेंगे। The possibility of exposure by inhalation, ingestion or skin absorption, वही जो inhalation route है या आप कह सकते हैं जो exposure route है, interaction route है किसी भी substance के worker के साथ, उनको देखा जाता है कि क्या possibility है, किस किस तरीके से ये किसी की बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। Processes or operations where exposure is likely to occur, then groups or individual most likely to be exposed, कि वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से वर्कर्स के ग्रो हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो ज़्यादा इससे असरअंदाज हो सकते हैं या जिनका इंटरेक्शन आपके एक्सपोजर से हो सकता है। द लाइकली पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और जो आपका पैटर्न होगा काम करने का वो क्या है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की कितनी देर तक कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी जो वर्कर है, कोई इंडिविजुअल है, उसका इंटरेक्शन हो सकता है उसके अंदर। देन वी हैव कैलिब्रेशन। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर कैलिब्रेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। बहुत दफा ऐसे होता है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक इंस्ट्रूमेंट कई दफा आपकी रिक्वायर्ड जो एनालिसिस है, जो आपकी मॉनिटरिंग है, उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलिब्रेशन जो है वो नागुज़ीर हो जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। इंक्लूडेड आर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच में इन्वॉल्व, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कई दफ़ा अकेले परफॉर्म नहीं करते। तो केमिकल रिएक्शंस डिजाइन टू प्रोड्यूस अ कलर चेंज विच इनेबल्स अ क्वालिटेटिव एनालिसिस टू बी मेड, जिससे मैंने अभी केमिकल जो आपके एनालिसिस थे उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी। अब जिस तरह उनको एक और इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है जिसका कलर चेंज एनालिसिस के ऊपर कि वो किस तरह से हो रहा है। देन इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन इन कंजंक्शन विद केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन फिजिकल मेथड्स बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन, क्या आयनाइजिंग रेडिएशन का इंतजाम होगा, वो पूरे टेस्ट लेबॉरेटरी। तो वो ऐसी सूरत में आपके जो स्मॉल मीटर्स हैं या नॉर्मल मीटर्स जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, वो इनफ नहीं होंगे और आपको इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड जो चीज़ें हैं इनको, इंस्ट्रूमेंट्स को उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा हर सूरत। देन वी हैव पोजीशनिंग ऑफ द मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। ये बड़ी चीज़ है जी कि इसकी सिंपल, आगे चलने से पहले मैं बता दूं सिंपल सी एग्जांपल क्या है। आपने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाया हुआ है मेन डोर के पास और एक्टिविटी हो रही है उस डोर से अंदर 20-25 फुट आगे करके। तो ऐसी सूरत में आप रियल जो आपकी वहां पर एक्सपोजर है वो आपको कभी भी नहीं पता चल सकेगा। तो अब उसमें क्या है जी, नंबर ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच द कंटेमिनेंट इज रिलीज, रेट्स ऑफ रिलीज फ्रॉम ईच सोर्स, के जितने सोर्सेज हैं सबसे पता चलना चाहिए कि किससे कितनी कितनी आपकी जो सब्सटेंस हैं उनकी रिलीज है, उनके एडवर्स इफेक्ट की रिलीज है, गैसेस होती हैं उनकी रिलीज क्या है, रेट ऑफ रिलीज क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। टाइप एंड पोजीशन ऑफ ईच सोर्स, dispersion of mixing of contaminants in the air of a workroom influenced by ventilation and random movement or turbulence in the air। अब डिस्पर्शन कितनी है, मिक्सिंग ऑफ कंटेमिनेंट्स कितनी है, जिससे आप डाइल्यूशन वेंटिलेशन जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें आप डाइल्यूट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी मॉनिटरिंग पे असरअंदाज होती हैं। देन वी हैव एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द मॉनिटरिंग, कि मॉनिटरिंग के ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या क्या हो सकते हैं। वो तो थी ना कि उसकी अपनी रिलीज है, उसका अपना इंटरेक्शन है और उसके अपने रिजल्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि आपका
इसका कि इस मॉनिटरिंग के अमल में वो जो रिलीज है हो रही है नहीं हो रही है कितनी हो रही है वो तो अपनी जगह मौजूद है, उसका क्या एक्सपोजर है वो अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा एक्सटर्नल क्या फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडरस्टूड है। नॉर्मल वेरिएशन इन टेम्परेचर आर मोर problematic. A change of 10 centigrade can cause a reaction rate to be doubled or halved, and with ambient temperature ranging between 0 Celsius to 30 Celsius, the potential for error is considerable. ये देखें बड़ी सोचने की बात है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नुकसान, लेकिन यहाँ पर इशू ये आता है कि अगर थोड़ा सा चेंज हो तो फिर मेजर करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। बनिस्बत इसके 0 से 30 डिग्री पे चला गया, एक अंडरस्टूड सीन है, हमें समझ आ गया कि भाई क्लियर कट बड़े पैमाने पर ये सीन होने जा रहा है और हम उसको मेंटली देख सकते हैं और एरर कंसीडर हो सकता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे जंप करके टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारे लिए ये मॉनिटरिंग जो है वो थोड़ी सी दुश्वार हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। टेम्परिंग और मिस यूज ऑफ द मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, ये भी इशू होता है कि वर्कर कई दफ़ा डेलिबरेटली और कई दफ़ा उस चीज़ से जानकारी न होने की वजह से, उस चीज़ के साथ उनकी इंफॉर्मेशन या उनका नॉलेज न होने की वजह से जब वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Certain personal monitoring devices are small enough to be worn like a lapel badge. These are easy to take off, thereby rendering them ineffective. अब वो कुछ डिवाइसेस होती हैं बहुत स्मॉल होती हैं, या वर्कर पहनना भूल गया या वो कहता है भाई मैं क्यों पहनूं, उसका बिहेवियर नहीं ठीक वर्क प्लेस के ऊपर, तो ऐसी सूरत में भी हमारा जो काम है जो हमने सोचा हुआ था कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो हमारा मुतासिर होगा। और उसके मुतासिर होने की एक ही वजह है जो मैंने आपको बताई है, वो ये है कि वो डेलिबरेटली नहीं चाह रहे हैं कि उसको पहने, या वो भूल जाते हैं, या जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें फोकस किया जा सके। देन ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग एक अदर फैक्टर है कि कितनी देर की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमारे पास किस मिकदार में मौजूद है। तो वो मॉनिटर करने के लिए हमें ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब विद इन शिफ्ट्स अगर हम कर रहे हैं, variations in the concentration of the contaminants in the breathing zone of each person over the period of each shift. तो within shifts है, different shifts हैं, तो हर shift में के दौरान जो है वो उसकी रेंज जो है वो कम या ज़्यादा होती रहेगी। Between shifts variation in the shift pattern and average exposure of each worker क्या है वो देखा जाएगा। Then between processes के processes के दौरान क्या हो रहा है, वेरिएशन ड्यू टू द, अब होता है ना कई दफ़ा आप एक ऐसा प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें आपका जो रिलीज है किसी भी सब्सटेंस का वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बेशक वो प्रोसेस पार्ट है उस फुल एक्टिविटी का, उस जॉब का, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि वो प्रोसेस जैसे ही चेंज होता है उसके अंदर जो वेरिएशन आती है तो उसके नतीजे में बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हमारा सैंपल उस टाइम का कुछ और होगा और नॉर्मल कंडीशंस का जो सैंपल है हमारा वो कुछ और होगा। बिटवीन इंडिविजुअल्स ये वेरिएशन भी है कि कुछ इंडिविजुअल ज़्यादा हसास होते हैं, कुछ कम हसास होते हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है। बिटवीन इंडिविजुअल्स वेरिएशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इज in their exposure levels, even between people doing the same kind of work in the same place on the same shift. तो जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनकी हसासियत बेशक वो तमाम तर लोग 50 लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें जब हम उनकी ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे, जब हम उनकी इंडिविजुअल के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पर हमें 10 से 12 रीडिंग्स मिल सकती हैं, 10 से 12 लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा क्या है। तो ये बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है या जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे किस तरह से काम आ सकती है या नहीं आ सकती है। इरादा मेरा यही था कि इस लेक्चर को एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जाए, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लेंथी लेक्चर होने की वजह से
बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसको रीड आउट कम्प्लीटली नहीं करते। तो पार्ट ए जो है इसका मैंने आज रिकॉर्ड करवा दिया है। तो पार्ट बी इसके बिल्कुल बाद इसी सीरीज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इश्यूज सामने आ रहे हैं विद रिगार्ड टू ऑथम असाइनमेंट्स के ऊपर गाइडेंस वगैरह के लिए। वो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं और उसकी गाइडेंस जो है स्टैंडर्ड के ऊपर। पहली तो बात मैं यही कहूँगा कि कोई भी सेंटर इस तरह से नहीं चाहता कि उसके कैंडिडेट से लर्नर डिस्टर्ब हों, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई मैटर्स या इस तरह की चीज़ें हैं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अगले लेक्चर में जो इसका पार्ट बी होगा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।